दोस्तों नमस्कार। द सरकारीकरण चैनल पे हम फिर हाजिर हैं श्रीलंका के आर्थिक राजनीतिक हालात पे चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ तभी से वहाँ इस तरीके की राजनीतिक हालात बनाए गए कि वहाँ के अर्थनीति पे और वहाँ के सामाजिक नीति पे, सांस्कृतिक नीति पे और राजनीति पर भी सिंहली समुदाय का ही कब्जा बना रहे। वहाँ सिंहली समुदाय चूँकि 70 से 80% के बीच में है, इसीलिए वहाँ बहुसंख्यकवाद भरा गया। जनता के दिमाग में यह भरा गया कि उसकी सारी समस्याओं की जो जड़ है वहाँ के तमिल हैं, जो कि 15% आबादी रखते हैं, और वहाँ पे जो थोड़े से मुस्लिम और ईसाई हैं वो सब हैं। उनको बताया गया कि जब तक सिंहलियों का वर्चस्व नहीं कायम रहेगा तब तक बौद्ध धर्म वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए वहाँ की जनता काफ़ी हद तक तमिलों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से नफरत करती रही है और उसकी जो जेब काटी जाती रही है सिंहली राजनेताओं द्वारा ही, उधर उसका ध्यान नहीं गया। साथियों, श्रीलंका पर आज की तारीख में करीब 5300 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, जिसकी ब्याज भी चुकाने की क्षमता आज श्रीलंका के पास नहीं है। कोरोना के नाम पर वहाँ की जनता की काफ़ी नौकरियों को छीन लिया गया। जैसे जो टूरिज्म में उनकी नौकरियाँ मिली हुई थी या अन्य क्षेत्रों में, तो वहाँ पे भारी तबाही मचा दी गई। इसके लिए सिर्फ कोरोना नहीं जिम्मेदार है। जो कर्ज लिया गया उस देश में, उस कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ के राजनेताओं ने, ठेकेदारों ने, कमीशन खोरों ने, फिल्मी कलाकारों ने और ऐसे ही बड़े बड़े कंपनियों के अरबपतियों ने अपनी जेब में डाल लिया। कर्ज का करीब 70 से 80% हिस्सा इनकी जेब में चला गया है। अगर वहाँ के जो बड़े बड़े जो राजनेता और ऐसे पूंजीपति लोग हैं, इनकी संपत्तियों को छीनकर उसका सरकारीकरण कर दिया जाए और उसे जनता के हित में लगा दिया जाए, तो श्रीलंका आज ही कंगाली से उबर कर एक खुशहाल देश बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और कोई भी मीडिया इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है। सिर्फ वही चर्चा ये कर रहा है कि सिंहलियों का जो बहुसंख्यकवाद वहाँ बनाया गया, सिर्फ यही पक्ष जिम्मेदार है। लेकिन क्या ऐसा ही है? साथियों, नहीं, ऐसा केवल नहीं है। वो सिंहली राष्ट्रवाद की आड़ में वहाँ की जनता की जेब को, आर्थिक नीतियों को अपने पक्ष में नेताओं ने कर लिया और जो भी जनता की संपत्ति थी उसे धीरे धीरे करके राजनेताओं ने अपने देश के अरबपतियों को सौंप दिया, विदेश के पूंजीपतियों को सौंप दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि आज श्रीलंका की जनता भीख का कटोरा लेकर सड़कों पर चिल्ला रही है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय दानदाता उनकी मदद करे। और उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं? साथियों, जैसे श्रीलंका में ऐसा हुआ कि 15% जो बड़ी आबादी तमिलों की है, उस तमिल भाषा को भी वहाँ की सरकारी नौकरियों में परीक्षा के लिए मान्यता नहीं दी गई। राजभाषा का दर्जा उसको नहीं मिला। सिर्फ सिंहली भाषी लोग ही परीक्षा सिंहली भाषा में ही दे सकते हैं। अन्य जो भाषी लोग हैं उनको भी परीक्षा देनी होगी तो सिंहली भाषा में देना होगा। उसी तरीके से वहाँ बौद्ध धर्म को आगे दिखाने के लिए, उसका कब्जा दिखाए रखने के लिए तमिल और अन्य समुदायों की जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको कमज़ोर किया गया, उनको पीछे धकेला गया। और वहाँ की जनता में नफरत की आग इस कदर भरी गई कि वो भी इस बात के लिए समझ गए, इस बात पर विश्वास करने लगे थे कि जब तक कोई मजबूत राष्ट्र नेता नहीं दिखाई देगा जो कि तमिलों को और अन्य समुदायों को पीछे धकेल दे, तब तक बौद्ध धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ठीक ऐसा ही काम भारत में पिछले कई सालों से या दशकों से आरएसएस द्वारा निर्देशित बीजेपी पार्टी या अन्य सैकड़ों विंग द्वारा किया जा रहा है। यहाँ बहुसंख्यक हिंदूवाद का नारा दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होगी। और इसकी आड़ में यहाँ के भी जो बड़े बड़े राजनेता हैं, अरबपति हैं, ठेकेदार हैं, कमीशन खोर हैं, जनता
की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, और जो कर्ज विदेशों से लेकर भारत में आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो कोई संस्थान बन रहे हों, उसका कमीशन, बड़ी बड़ी कमीशन अपनी जेब में डाल ले रहे हैं और जनता कंगाल होती जा रही है। उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए, किस्तें चुकाने के लिए जनता पर जीएसटी जैसे नए नए टैक्स लागू करते चले जा रहे हैं। और जैसे श्रीलंका ने अपने सरकारी संपत्तियों को अरबपतियों के हवाले कर दिया, उसी तरीके से यहाँ रोज रोज सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको बहुत तेज़ी से अरबपतियों को बेचा जा रहा है और उसमें जो काम करने वाली जनता है उसको धक्के मारकर लगभग बाहर निकाला जा रहा है। जनता को बाजार के हवाले किया जा रहा है, जनता को अपने हाल पे छोड़ा जा रहा है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि करोड़ों करोड़ों युवा जो है बेरोजगार होकर सड़कों पे भटक रहे हैं। आज नहीं तो कल अगर हम भी बहुसंख्यकवाद के नारे में पागल हो गए और अपने आर्थिक हालातों को नहीं देख पाएंगे तो हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। सिर्फ बहुसंख्यक या हिंदूवाद जैसे सिंहलीवाद, इस तरीके के नारों से काम नहीं चलता। दोस्तों, हमें आर्थिक नीतियां इस तरह से बनानी पड़ेगी कि उस पर जनता का कब्जा रहे, यानी वो सरकारी करनी चाहिए ताकि जनता को उसमें भारी से भारी मात्रा में अच्छे सुरक्षित रोजगार मिल सके और तब जाकर जनता की लड़ाई अपने मंजिल पे पहुंचेगी। सिर्फ सरकारों को बदलने से नहीं होता, जनता का राज आने के लिए सरकारीकरण बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।